यहाँ पर अभी हवा आ रही है, मतलब आपका कूलर ओके हुआ। ब्लोअर चल रहा है। अभी इसको सेकंड स्टेप पे लेके जाते हैं। अभी इसको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, स्लो घूमेगा। देखो ये आपको यहाँ से भी इफेक्ट समझ में आएगा। अगर मैं इसको सेकंड स्टेप पे रखूँ तो स्पीड थोड़ा और बढ़ेगा, थर्ड पे रखूँ तो और स्पीड बढ़ेगा। अभी बढ़ गया। इस कूलर के द्वारा आप लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तक हवा को ठंडा कर सकते हो कि लगभग रूम तापमान सही तरह से आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो अपने पास एक एयर कूलर है, इस एयर कूलर की इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग और इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, ये किस तरह से कार्य करता है, आज हम देखने वाले। तो आज ये हमारे पास एक स्नोक्रेस्ट कंपनी का एक एयर कूलर है जिसको हम रूम कूलर भी कहते हैं। आप यहाँ पर सामने देख रहे हो कि हमने इस एयर कूलर को पहले पूरी तरह से इसे ओपन करके रखा है ताकि मैं आपको हर एक इसके अंदर के हर एक पार्ट्स आपको सही तरह से दिखा सकूं। तो इसके इंटरनली आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑलरेडी मैंने इसको पूरी तरह से ओपन करके रखने के बावजूद यहाँ पर ब्लोअर, खसखस पैड, ब्लोअर असेंबली और इसके कुछ मोटर, पंप, ऐसे हर एक पार्ट्स को मैंने अलग करके रखा है ताकि आपको इस वीडियो में इसकी अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल सके। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि ये एयर कूलर की एक एक पार्ट्स की असेंबली करेंगे, फिर लास्ट में इसकी वायरिंग कर कर उसको चालू करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसकी हम शुरुआत से पूरी तरह से इंस्टॉलेशन और वायरिंग, फिर इसका वर्किंग स्टेप्स देखने वाले। तो अभी आप देख रहे हो कि आपके सामने जो ये एयर कूलर है, ये एयर कूलर दिखता बाहर से बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर क्या है अभी आज आप सामने क्लियरली देख रहे हो। तो ये जो एयर कूलर है, इस एयर कूलर की बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी है। इस एयर कूलर में मेन फंक्शन जो होता है वो आपका पानी का पंप, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप कहते हैं। यहाँ पे एक वाटर पंप देख रहे हो, एक छोटा सा समर्सिबल वाटर पंप इस कूलर के अंदर प्रयोग किया जाता है। ये वाटर पंप को इस कूलर के टैंक में, यहाँ पर जो नीचे का जो शेप्स है, इसको हम वाटर टैंक कहते हैं। इसके अंदर चिल्ड वाटर भर देते हैं, मतलब ठंडा पानी भर देते हैं। ये ठंडा पानी, ये वाटर पंप, ये जो वाटर पंप होते हैं, वाटर पंप ठंडे पानी को उठाकर यहाँ पर लगे हुए खसखस पैड के ऊपर फेंकता है। अभी खसखस पैड क्या होता है, तो अभी यहाँ पर ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं खसखस पैड। ये खसखस पैड के ऊपर जब इसके ऊपरी भाग से कुछ ठंडा पानी इस खसखस के पैड से इसे नीचे आते रहता है, तो इस खसखस के पैड में से अंदर जो भी साधारण गर्म हवा रहती है, ये गर्म हवा इस एयर फिल्टर में से जाती है। और एयर फिल्टर में से जाने के बावजूद जो हवा में धूल, मिट्टी, मॉइस्चर रहता है, डस्ट रहती है, ये डस्ट इस फिल्टर में अलग हो जाती है। इस फिल्टर को आप लगभग महीने में एक बार निकाल कर सर्विस कर सकते हो। देखो इस फिल्टर को इस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। इस फिल्टर को अपने सॉफ्ट ब्रश यानी कि कलरिंग ब्रश द्वारा साफ करो ताकि इसके ऊपर की मिट्टी चली जाए। अभी कूलर के अंदर इस फिल्टर का काम क्या है, तो हवा को शुद्ध करना। जो हवा शुद्ध हो जाती है, मतलब आपके रूम के अंदर जो भी हवा रहेगी, ये हवा इस फिल्टर में आने के बाद हवा के अंदर की मॉइस्चर, पूरी कार्बन यहीं पर अटक जाएगा। जो हवा रहेगी गर्म हवा, ये गर्म हवा खसखस पैड के ऊपर फेंकेगी, मतलब थ्रो हो जाएगी। खसखस पैड में से गुजरते समय इस खसखस के पैड के ऊपर जो भी ऐसे पानी आएगा, ये पानी को हवा का स्पर्श लगने के कारण वो हवा धीरे धीरे आगे जाते समय ठंड में बदल जाएगी। देखो ये खसखस पैड ऐसे होता है और ये खसखस पैड के ऊपर ऊपरी भाग से ऐसे ऐसे पानी गिरता है और यही पानी एक वाटर ट्रे के अंदर आकर वापस इस वाटर ट्रे के होल द्वारा यहाँ से पानी आपके वाटर टैंक में चला जाता है। यही क्रिया बार बार चलती रहती है, मतलब इसको वाटर वेपर सिस्टम भी कहा जा सकता है। तो ये पानी के द्वारा हवा को ठंडा करता है। इसी तरह से जो हवा है, इस हवा को सर्कुलेशन करने के लिए, हवा को खींचने के लिए और हवा को रूम में फेंकने के लिए इसके अंदर एक ब्लोअर फिट किया जाता है। ये एक ब्लोअर है, इस ब्लोअर को एक मोटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हो ये एक इसकी मोटर है। मोटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, देखो 230 वोल्ट की एक सिंगल फेज मोटर है
जिसका लगभग 1320 आरपीएम है, 50 वाट की मोटर है और ये मोटर तीनों स्पीड में काम करती है, लो मीडियम हाई। इस मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया गया है। मतलब जैसे अपने घर में पंखा लगा होता है, पंखे को चलाने के लिए जैसे कैपेसिटर लगता है, वैसे इस मोटर को चलाने के लिए भी यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इस मोटर का काम क्या है, हवा को खींचना, कमरे के अंदर जो भी गर्म हवा रहेगी ये इस गर्म हवा को खींचना और उसी गर्म हवा को ठंड में परिवर्तित होने के बाद इस ब्लोअर की सहायता से उस हवा को, ये जो ग्रिल है सप्लाई एयर ग्रिल, वहां से आपके कमरे में छोड़ना, फिर वहां पे जाते जाते वो हवा ठंड में बदलकर आपके रूम को ठंडा कर देती है। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा ये जो दोनों भी कवर्स हैं इसको बोलते हैं, ये जो दोनों भी कवर यहाँ पर देख रहा हूँ इसको बोलते हैं ब्लोअर असेंबली। जो कूलर का जो पंखा होता है मेन ब्लोअर, ये ब्लोअर इसके अंदर होता है। मतलब ब्लोअर असेंबली के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर लगा हुआ ब्लोअर जो हवा खींच रहा है, यही हवा ठंड में परिवर्तित होकर यहाँ से जाएगी आपके रूम में और इस तरह से ये एयर कूलर आपके रूम को ठंडा करता है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसके हर एक पार्ट्स को फिटिंग करना सीखेंगे। एक बात और, कूलर के अंदर एक स्विंग मोटर भी लगाई जाती है, इसको लोअर मोटर या स्विंग मोटर कहा जाता है। इस मोटर के द्वारा हवा को आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। तो इस तरह से इसके कुछ निम्नलिखित पार्ट्स है। अभी एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इसके पार्ट्स की असेंबली फिट करेंगे। चलो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लोअर असेंबली है, इस ब्लोअर असेंबली में इस मोटर को कैसे फिट किया जाता है। देखो, तो मोटर को फिट करने के लिए इसके जो चारों नट्स है ना, इस नट्स बोल्ट को इस असेंबली के होल में फिट करो और यहाँ पर लगे हुए प्लास्टिक बुश को सही तरह से प्रेस करो ताकि ये नीचे जाकर फिट बैठ सके। अभी इसके ऊपर एक एक वाइसर लगाना है। जो शुरुआत में आपने जो मोटर निकाली ना, तो मोटर निकालने के बाद इसके जो कुछ आपको ऐसे वाइसर मिले, ये वाइसर आपको लेने हैं फिटिंग के लिए और सभी नट्स को यहाँ पर पहले लूज फिट करना है। इस तरह से पहले लूज फिट करके ले चारों नट बोल्ट को फिट करना है, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम उसको टाइट करेंगे। चलो अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि एक एक करके हम लोग इसके नट बोल्ट फिट करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मोटर यहाँ पर सही से फिट हो चुका है। अभी मोटर फिट होने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर के लिए ब्लॉक दिया जाता है। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम बराबर इस ब्लॉक में फिट करेंगे। ये फिट होने के बाद यहाँ पर इसके स्विंग ब्लेड भी लगाएंगे। तो अभी एक ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को बराबर इस ब्लॉक में फिट करेंगे और यहाँ पर केबल टाई या किसी पट्टी के द्वारा इसको हम बांध के रखेंगे। टाई लेना है, केबल टाई लेना है। इस केबल टाई को इस कैपेसिटर ब्लॉक के लॉक में से ऐसे इंसर्ट करो। ये फिटिंग के लिए, बाकी आप इसकी जगह पर कुछ भी टेप या वायर का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन केबल टाई रहेगा तो अच्छी तरह से फिटिंग बैठेगा। इसके लिए हम केबल टाई लगा दें। टाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से कर दें ताकि अपनी जगह से हिले ना। टाई का जो एक्स्ट्रा भाग है उसको काट दें। अभी यहाँ पर हमने देखा कि ये जो मोटर और कैपेसिटर है इसको फिट किया। अभी इसकी सप्लाई वायर है, सप्लाई वायर को हम बाद में लगाएंगे। अभी शुरुआत में यहाँ पर इसका ब्लोअर लगा के लेते हैं, फिर ब्लोअर लगाने के बाद इसके स्विंग ब्लेड लगाएंगे। मोटर फिट होने के बाद ये जो मोटर का शाफ्ट है, इस शाफ्ट के सेंटर में बराबर एक होल दिया। इस होल के ऊपर या ये जो चपटा भाग है ना, इस चपटे भाग के ऊपर आपको इस ब्लोअर मोटर के स्क्रू को टाइट करना है। तो स्क्रू को टाइट करने से पहले हमने इसको लूज किया, मतलब इस होल में से स्क्रू ऊपर आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट का जो चपटा भाग है उसके सेंटर में, यानी कि उसी के लेवल में इस स्क्रू को ऐसे लेके जाना है। ध्यान रहे कि ब्लोअर आपका ज्यादा पीछे ना जाए। अभी हमने पहले इस शाफ्ट को, ब्लोअर को इसके ऊपर ऐसे फिट किया है। अभी जितना हो सके उतना पहले हाथ से टाइट करेंगे। इसके लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना है। नट टाइट करते समय जितना हो सके उतना उसको मजबूत टाइट करें, नहीं तो ब्लोअर चलते समय या मोटर चलते समय आवाज आ सकता है। तो इसको हम लोग जितना हो सके उतना टाइट करने की कोशिश करेंगे।
नट सही से टाइट हुआ है कि नहीं यहाँ से देखना है। आप इस पोर्शन से देख सकते हो कि स्क्रू बराबर उसके लेवल में जाके बैठ चुका है। अभी ब्लोअर को घुमा के देखना है कि ब्लोअर कहीं पे क्रॉस तो नहीं घूम रहा है, और ब्लोअर चलते समय पीछे की ओर कहीं पे टकरा रहा है क्या, तो ब्लोअर को ऐसे आगे पीछे करके देखें, उसके बीच में ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। अभी ब्लोअर सही तरह से चल रहा है। ब्लोअर चलने के बाद अभी इसकी ऊपर की जो असेंबली है, इसकी असेंबली को ऐसे फिट करके लेना है। देखो इसका कवर है, देखो ब्लोअर के कवर को फिट करने के बाद हमने यहाँ पर ब्लोअर के कवर को फिट करने के बाद सभी तरफ से देखा कि इसके स्क्रू वगैरह सही से लगे क्या। अभी यहाँ पर अलग अलग जगह पे इसके स्क्रू दिए गए, 1 2 3 4 5 6 सभी जगह पर इसके स्क्रू आपको पहले लगा के लेना है। और पहले सभी स्क्रू थोड़ा 2-2 3-3 थ्रेड तक स्क्रू को घुमा के लेना है, फिर एक एक करके टाइट करना है। और टाइट होने के बाद इस ब्लोअर को ऐसे घुमा के देखना है कि ब्लोअर बाहर की बॉडी को कहीं टकरा तो नहीं रहा है, ये बात पे आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम एक एक स्क्रू इसकी टाइट करेंगे। देखो ब्लोअर असेंबली फिट होने के बाद ब्लोअर को घुमा के देखना है कहीं से आवाज आ रहा है क्या, बिल्कुल फ्री चल रहा है। और एक सभी स्क्रू को हमने सही तरह से फिट कर दिया है, मतलब ये असेंबली यहाँ से हिल नहीं रही है, असेंबली कहीं पे भी लूज नहीं है। फिर असेंबली को मतलब ये ब्लोअर असेंबली पे कहीं पे टकरा था क्या देखने के लिए ब्लोअर को घुमा के देखें, कहीं से भी आवाज नहीं आ रहा है, ब्लोअर एकदम स्मूथ चल रहा है। फिर इसके साथ साथ अभी ये जो सप्लाई डक्ट जो है, इस सप्लाई डक्ट के ब्लेड्स को पहले हमें लगा के लेना है। तो ये जो आप यहाँ पर ब्लेड देख रहे हैं, ये स्विंग ब्लेड है। ये स्विंग ब्लेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हवा आती है यहाँ से, इस डक्ट में से जो ठंडी हवा आती है, इस ठंडी हवा को आप अलग अलग दिशा में मूवमेंट करा सकते हो। मतलब कभी ये लेफ्ट सेंटर और राइट की ओर ये हवा को आसानी से आप मोड़ सकते हो, इसके लिए यहाँ पर स्विंग ब्लेड लगाए थे। तो ये स्विंग ब्लेड लगाने से पहले यहाँ पर एक सपोर्टिव स्टैंड दिया जाता है, उस स्टैंड को लगाएं, अन्यथा ये प्लेट्स कभी या ये ब्लेड कभी घूमेंगे ही। न्यू टेक्नीशियन हमेशा यही गलती करते रहते हैं कि कूलर तो खोलते हैं लेकिन कूलर खोलने के बाद फिटिंग करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी आदत है भूलने की, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप इस वीडियो में से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। देखो पट्टी को लगाना ना भूले। देखो अभी इसके होल के ऊपर बराबर इसको मैच करके रखना है। फिर इसके छोटे साइज के ऐसे 3 स्क्रू है, इन तीनों स्क्रू को एक एक करके हम यहाँ पर टाइट करके लेंगे। पहले सेंटर का स्क्रू हल्का सा टाइट किया, फिर राइट का, फिर लेफ्ट साइड का। तीनों स्क्रू को अभी पूरी तरह से कस देंगे, टाइट करेंगे। अभी यहाँ पर ये लॉक पट्टी बैठ गई। स्विंग ब्लेड लगाने से पहले हमने इस लॉक पट्टी को फिट किए। अभी लॉक पट्टी फिट होने के बाद ये जो स्विंग मोटर है, इस मोटर को अपनी जगह पर फिट करें। ये बराबर जो लॉक दिए हैं, ये लॉक में फिट करें, फिर इसके स्क्रू को टाइट करें। उसके बाद स्विंग मोटर फिट होने के बाद जो उसका मेन शाफ्ट है स्विंग मोटर का, उसको यहाँ पर ऐसे टाइट करेंगे। देखो ये जो स्विंग शाफ्ट है, इस स्विंग शाफ्ट को बराबर इस स्विंग के रोलर के ऊपर रखेंगे, मतलब रोलर के बीचों बीच ऐसे रखेंगे। फिर एक एक स्विंग ब्लेड लेना है और फिट करना है। फिट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे सेंटर में यहाँ से आप होल देखेंगे। इसके होल में ये जो होल है, जो स्विंग ब्लेड का जो शाफ्ट है, उसके शाफ्ट को पहले अंदर रखना है। फिर इस शाफ्ट के ऊपर मतलब अपोजिट साइड पे इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और नीचे की ओर पुश करना है। आपको लॉक होने का टक करके आवाज आएगा, ये लॉक हो गया। देखो ये आसानी से ऐसे घूम सकता है। फिर हम सबसे फर्स्ट वाला शाफ्ट यहाँ पर लगा के लेंगे, सबसे फर्स्ट वाला ब्लेड लगा के लेंगे।
अभी जब ये मोटर घूमेगी तभी आपके ब्लेड भी आसानी से घूम पाएंगे। इस तरह से एक एक करके सभी ब्लेड्स को फिट करें। देखो अभी इस स्विंग मोटर को हमने यहाँ पर सप्लाई बोर्ड से कनेक्शन दिया है। उद्देश्य एक ही है कि ये जो स्विंग ब्लेड है कि इस तरह से रोटेशन होते आपको दिखाना है। स्विच ऑन किए, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो इसका रोटेशन किस तरह से बदल रहा है। कभी ये लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, अभी जैसे आपकी मोटर और टॉप में जाएंगी तो ये ब्लेड से राइट की ओर जाएंगे। तो कभी भी ये स्विंग ब्लेड और मोटर फिट करने के बाद एक बार उसको सप्लाई देकर जरूर देखें कि यहाँ पर रोटेशन प्रॉपर हो रहा है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरा कूलर फिट किया और लास्ट में आपका स्विंग ब्लेड या स्विंग मोटर काम ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मोटर फिट होने के बाद पहले जांच करके ले कि ये सही तरह से रोटेशन होना जरूरी है। तो इस तरह से अभी हमने इसके सप्लाई, स्विंग मोटर और रोटेशन को चेक किया। अभी हम धीरे धीरे इसके असेंबली को, ये जो असेंबली है इस असेंबली को कूलर में फिट करेंगे। ब्लोअर असेंबली और स्विंग ब्लेड फिट करने के बाद अभी ये जो पूरी असेंबली है इस असेंबली को हम इस कूलर के स्टैंड पे फिट करेंगे। इस पे फिट करते समय हमेशा देखना है कि ये स्विंग ब्लेड जो आउटर साइड की जो स्विंग ब्लेड है वो सही तरह से है क्या। ये स्विंग ब्लेड कहीं पे कोई लूज तो नहीं है, ये पहले ही जांच करके ले। पहले हम इसको ऐसे पूरी तरह से क्लोज करके रखेंगे, बंद करके रखा। अब इस कूलर को ऐसे घुमाओ और नीचे की ओर मतलब ऐसे डाउन पोजीशन पे इसे सुला के रख दो। फिर ये जो आपकी असेंबली है इस असेंबली को बराबर उसकी पोजीशन के ऊपर, जगह के ऊपर सेट करो। देखो ये ब्लोअर असेंबली को कूलर के बॉडी के ऊपर फिट किया, ब्लोअर को घुमा के देखा, ब्लोअर सही तरह से चल रहा है, कहीं पे भी टकराने का आवाज नहीं आ रहा है। अभी असेंबली के जो स्टैंड है स्क्रू के, उस स्टैंड के ऊपर बराबर असेंबली के होल को मैच करके लेना है। ये तीनों होल को आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने मैच करके लिया। एक होल यहाँ पे है, एक यहाँ पर, एक छोटे से होल में आप यहाँ पर देख रहे हो अंदर इनसाइड। सेम आपको एक यहाँ पे भी दिखाई देगा। मतलब ये दिखाने का नतीजा या रीजन एक ही है कि आपको सही तरह से दिख सके हम असेंबली को किस तरह से पहले फिट करके लेते हैं। फिर अभी एक एक स्क्रू को होल के ऊपर रखकर हल्का सा टाइट करके लेंगे। इस तरह से अभी हमने सब स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करके लिए। स्क्रू को टाइट करने के बाद इस असेंबली को हिला के देखना है कौन सा साइड लूज लग रहा है क्या। जो साइड लूज रहेगा वहाँ का स्क्रू टाइट करके लेना है। सभी स्क्रू टाइट होने के बाद अभी हम इस कूलर को फिट बराबर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लोअर असेंबली फिट हो चुकी है। ब्लोअर को घुमा के देखना है, कहीं से भी टकराने का आवाज नहीं आ रहा है। अभी सामने से ये जो ग्रिल थी, एयर ग्रिल, सप्लाई एयर ग्रिल, इस ग्रिल को ओपन करें। देखो ये अभी ओपन हो गया। जैसे आप ब्लोअर घुमाएंगे तो यहाँ से हवा आना चाहिए। हवा भी यहाँ पर आ रही है, मतलब जैसे आपका ब्लोअर चलेगा तो यहाँ से हवा बाहर आएगी। मतलब आपने अभी सही तरह से ये कूलर को और ब्लोअर के असेंबली को फिट किया है। अभी बारी है इसके वायरिंग को फिट करने की। इसके यहाँ पर जो प्रोग्राम स्विच आता है और सिलेक्टर स्विच आता है, सिलेक्टर स्विच और प्रोग्राम स्विच की अभी हम वायरिंग करेंगे। मतलब सभी पार्ट्स फिट होने के बाद अभी बारी आती है इसकी वायरिंग करने की। तो वायरिंग करके फिर इस कूलर को हम चालू करके दिखाएंगे। ब्लोअर असेंबली फिट किया, सभी ग्रिल से हमने एयर फ्लो भी चेक किया। अभी ये जो समर्सिबल पंप है ये पंप को लगाना है। पंप हमेशा कैसे लगाना है, देखो ये जो इनलेट है ना, यहाँ पर एक इम्पेलर लगा है।
ये इम्पेलर हमेशा पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए। कभी भी एयर कूलर की सर्विसिंग करते हैं तो सर्विसिंग करते समय इस पंप को इस टैंक से बाहर निकालें और यहाँ पर ये जिसकी कैप होती है इस कैप को खोलें। पंप की कैप को खोला, पंप के कैप को खोलने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको व्हाइट कलर के इम्पेलर दिख रहे हैं। ये इम्पेलर जितना फ्री रहेगा, इम्पेलर जितना फ्री रहेगा उतना ही पानी को खींचने का पावर ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा इस इम्पेलर को क्लीन करते रहना। देखो यहाँ पर आपको इम्पेलर दिख रहा है, ये पूरा समरसिबल सील्ड रहता है। पानी में रहने के बावजूद आपको शॉक नहीं लगता है क्योंकि इसको पूरी तरह से सील्ड किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पेलर है, ये मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर घूमकर जैसे व्हील ऐसे घूमेगा तो इस होल में से ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, अपने ऊपर खींच लेगा। और एब्जॉर्ब करने के देखो अभी इसकी फिटिंग कैसे करनी है। देखो इसकी फिटिंग करने के लिए इम्पेलर है, इस इम्पेलर के कैप को यहाँ पर एक छोटा सा बुश होता है, इसमें कार्बन फंसता है या पानी के क्षार फंसते हैं तो वो टाइम पे इम्पेलर घूमता नहीं। बहुत सारे टेक्नीशियन आते हैं और आपको बोल के चले जाते हैं आपके पानी का पंप खराब है। अब ज़्यादातर पानी के पंप खराब नहीं होते, तो यहाँ पर क्षार या जो सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से ये इम्पेलर ब्लॉक हो जाता है। तो इसको इस तरह से खोल कर आप सर्विस कर सकते हो। देखो जैसे मैंने खोला, खोलने के बाद सिंपल लगाने का तरीका भी सेम है कि इसको पुश करें और अपनी जगह पर ले जाएं, लॉक को फिट करें। ये फिट हो गया। फिर उसके बाद ये जो कैप है इस कैप को भी लगाएं। इस कैप को हमेशा साफ करें, टूथब्रश या गर्म पानी में कुछ समय के लिए डाल के रखें ताकि इसके ऊपर की जो एलर्जी रहती है, बैक्टीरिया रहती है, यहाँ से नष्ट हो सकते हैं। इस पंप को हमने यहाँ पर ऐसे फिट किया। अभी पंप को फिट करने के बाद मतलब पंप की असेंबली फिट करने के बाद ये जो पंप है इस पंप की इनलेट को टैंक में नीचे की ओर ऐसे फिट करेंगे। तो यहाँ पर इसके लॉक दिए गए, लॉक में बराबर यहाँ पर स्क्रू लगाकर इसको हम फिट करेंगे। स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, बराबर उसी जगह पर ये जो पंप के दोनों भी लॉक से इस लॉक हैंडल को यहाँ पर टाइट करें। ये इसलिए ताकि जब आपका कूलर चलता है ना या पानी का पंप चलता है तो वाइब्रेशन हो सकता है और वाइब्रेशन से कूलर में आपको अजीब प्रकार का आवाज़ आ सकता है। तो उन आवाज़ से या साउंड से बचने के लिए आप इस यहाँ पर स्क्रू लगाकर उसको टाइट करें। तो ये पंप अभी बराबर फिट हो चुका है, मतलब कूलर चलने के बावजूद भी यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होगी। ये जो पंप का आउटलेट का जो पाइप है यहाँ पर हम एक इनलेट ट्रे रखेंगे, इस इनलेट ट्रे में यहाँ पर ऐसे फिट करेंगे। और ये जो पानी के पंप के जो कनेक्शन है अभी यहाँ पर हम दो स्विच लगाएंगे, एक प्रोग्राम स्विच और सिलेक्टर स्विच, वहाँ पर भी फिट करना है। देखो कूलर के ऊपर ना, कूलर के अंदर ऐसे दो प्रकार के स्विच होते हैं, एक प्रोग्राम स्विच है और एक सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच फैन की स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे स्पीड, यानी कि इनसाइड अंदर से ऐसे होगा। और ये प्रोग्राम स्विच है, इस प्रोग्राम स्विच को हम यहाँ पर ऐसे फिट करेंगे। आपको ठंडी के सीजन में ठंडी हवा की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ पर जो पंप है इस पंप को बंद कर सकते हैं। ये जो पंप है इस पंप को बंद कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट स्विंग के ऊपर ले लो। स्विंग के ऊपर लेने से जो पंप है बंद हो जाएगा और स्विंग चलेगा। स्विंग चलने से सिर्फ आपको हवा आएगी। पंप चलने के दौरान क्या होता है, जब आपका पंप चलता है तो पंप चलने से टैंक के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी खसखस टैंक के खसखस पैड के ऊपर आएगा और ठंडी हवा को या गर्म हवा को ठंडा बना सकता है। मतलब ठंडी हवा में अगर हमें गर्म हवा चाहिए तो पंप के कनेक्शन बंद करना है, केवल स्विंग चलाना है। स्विंग मतलब अंदर का स्विंग ब्लेड चलेगा। और सिलेक्टर स्विच से हम फैन की स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ पंखा चलेगा। तो अभी हम यहाँ पर जो है फंक्शन में, तो यहाँ पर प्रोग्राम स्विच लगाएंगे। फर्स्ट में यहाँ से ऐसे प्रोग्राम स्विच लगाएंगे और सेकंड की ओर यहाँ पर ऐसे सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। लेकिन ये स्विचेस लगाने से पहले आपको इसकी वायरिंग करके लेनी है। ये स्विचेस लगाने से पहले आपको यहाँ पर इसकी वायरिंग करके लेनी है। अभी अंदर से हमें पहले इसकी वायरिंग करके लेनी है। यहाँ पर अभी वायरिंग करके लेनी है। तो सिंपल इसकी वायरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, एक तो आती है पंप के कनेक्शन, दूसरा होता है स्विंग मोटर के कनेक्शन, तीसरे होते हैं फैन मोटर के कनेक्शन और चौथी होती है आपकी मेन सप्लाई वायर, कॉर्ड वायर। ये सभी कनेक्शन अभी करके लेना है। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर जोड़ना है प्रोग्राम स्विच। ये जो प्रोग्राम स्विच है
इस प्रोग्राम स्विच को जोड़ेंगे। तो प्रोग्राम स्विच में इसका कनेक्शन सिंपल, कनेक्शन पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसे नॉब लगाओ ताकि आपको इसको घुमाने के लिए आसानी पड़ सके। चालू है। सबसे पहले हमने ना इसको ऐसे लॉक पोजीशन में रखा, ऑफ पोजीशन। ये जो है अभी ऑफ पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे, मतलब ये ऑफ है। ऑफ रहने की स्थिति में यहाँ पर जो एल लिखा है ना, एल, इसके ऊपर एक क्वांटिटी लगा और दूसरा क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं 1 2 3 सबके ऊपर घुमा के देखो। अभी तो ऑफ पोजीशन है, ऑफ पोजीशन में किसी में भी सप्लाई नहीं है। अभी हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, पंप। तो यहाँ पर पंप के कनेक्शन किस में चलते हैं देखना है, तो वो उसी भाग में हमें पंप के कनेक्शन जोड़ने हैं। एक नंबर में यहाँ पर सप्लाई आ रही है, 2 नंबर में नहीं आ रही, 3 नंबर में नहीं आ रही, मतलब ये जो 1 नंबर का जो कनेक्शन है यहाँ पर अभी हम पंप का वायर लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ पंप चलेगा, पंप और स्विंग के। अभी आपको 2 नंबर और 3 नंबर को यहाँ पर जंपर करना है। तो अभी हम एक वायर का टुकड़ा लेके इसको इसके दोनों के बीच में जंपर करेंगे। वायरिंग करने के बाद अभी मैंने आपको स्विच के कनेक्शन कैसे करना है वो तो सिखाया। 2 और 3 के बीच में अभी हम जंपर देने वाले। तो जंपर देने के लिए एक छोटे से वायर का टुकड़ा लिया। यहाँ पर 2 नंबर के बीच में अभी हमें स्विंग का कनेक्शन देने वाले और 1 नंबर में पंप का कनेक्शन देने वाले। तो यहाँ पर इन दोनों वायर को यहाँ पर फंसाने से पहले ना मुझे यहाँ पर सोल्डर करना जरूरी है। तो सोल्डर करने के लिए पहले एक पेस्ट लिया, वायर को पेस्ट के बीच में डुबा के देखा, फिर सोल्डर वायर लेना है और सोल्डर वायर लेके यहाँ पर हल्का सा हम सोल्डरिंग करके लेंगे। वायर को जोड़ने के बाद इसको इसके ब्लॉक में फिट कर दो। ये स्विच ऐसे होता है कि इसके अंदर के जो पट्टी है, इस पट्टी को जब आप दबाएंगे तो ये अंदर खुलेगा और जब छोड़ देंगे तो ये वायर को लॉक कर देगा। तो ये वायर को इसके ऊपर रखा और जोर से पुश किया। अब ये वायर को खींचो, खींच के देखो, ये जल्दी नहीं निकलेगा क्योंकि अभी इसके बीच में लॉक हो गया। सही तरह से रखने के लिए पट्टी को आप दबा के देखें, देखो ये यहाँ पर जाके फिट हो गया। मतलब वायर्स को मजबूत जोड़ के रखने के लिए हमने इसके बीच में वायर को सोल्डर करके रखा। ये हो गए इसके कनेक्शन। अभी यहाँ पर 1 नंबर के बीच में हमें पंप का कनेक्शन देना है। तो ये जो पंप की जो फेज वायर है, रेड वायर, इस पंप की रेड वायर को अभी हम 1 नंबर में रखने वाले। अभी ये जो पंप का वायर है, इस पंप के वायर को इस स्विच में अभी हमें लगाना है। स्विच का जो 1 नंबर का कनेक्शन है इसके बीच में लगाना है। जोर से पुश करो वायर को, पिन को दबा के वायर ऊपर वाले वायर को जोर से पुश करो। ये देखो ये अंदर जाके बैठ गया। मतलब यहाँ पर अभी अपने कौन कौन से कनेक्शन किए, तो एक दिया स्विंग मोटर का, दूसरा दिया पानी के पंप का, और अभी ये जो लाइन है ना एल के अंदर फेज आएगा, मेन सप्लाई का फेज, और इसी स्विच से ये दूसरे लाइन के स्विच में भी फेज जाएगा। तो अभी हम इसका भी कनेक्शन करके लेंगे। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अभी सिलेक्टर है, सिलेक्टर स्विच, इस स्विच के फेज में भी, मतलब लाइन में अभी हमें सबसे पहले फेज देना है। देखो वायर नहीं आ रहा है। अभी यही एक फेज, यही जो फेज है, ये फेज आपके प्रोग्राम सिलेक्टर में भी, मतलब प्रोग्राम स्विच में के एल में जाएगा। तो इससे क्या सीखा, ये जो दोनों भी स्विच है, इन दोनों स्विच को फेज सप्लाई मिलना जरूरी है। देखो ये जो दोनों स्विच है, इन दोनों स्विच को फेज सप्लाई मिलना जरूरी है। ये जो एल है और ये एल है, इस एल में, एल फॉर लाइन, लाइन में ना आपका जो मेन सप्लाई का जो वायर है, इसका फेज का वायर आता है। और इस तरह से प्रोग्राम सिलेक्टर, मतलब प्रोग्राम स्विच के तो कनेक्शन हो गए। अभी हमें फैन सिलेक्टर के कनेक्शन को जोड़ना है। तो फैन, इसके अंदर मुख्य 3 स्पीड है, एक हाई, दूसरा है मीडियम और रेड कलर लो है।
तो यहाँ पर अभी हमें इसके कनेक्शंस को जोड़ना है। नंबर आपका हाई स्पीड है, तो यहाँ पर हाई स्पीड का वायर लगाए। देखो ये वायर, ये कनेक्शन ऐसे यहाँ पर हो गया। अभी ये कनेक्शन होने के बाद, अभी ये जो फैन मोटर का जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को भी हमें कनेक्ट करके लेना है। तो ये मेन सप्लाई मतलब फैन का न्यूट्रल, पंप का न्यूट्रल और ये न्यूट्रल स्विंग का और मेन सप्लाई के न्यूट्रल, सबके न्यूट्रल अभी हम एक साथ जोड़ने वाले। तो अभी सबसे पहले इसकी स्विच को यहाँ पर फिट करके लेते हैं। सबके न्यूट्रल एक साथ जोड़े, एक साथ रखे यहाँ पर, और सबके न्यूट्रल को भी मैं एक साथ यहाँ पर सोल्डर करके लूँगा। सबके न्यूट्रल को एक साथ करके सोल्डर करके लेना है, ताकि वहाँ पर ये मजबूत जोड़ बना के रखें। देखो सभी वायर को आपस में यहाँ पर सोल्डरिंग करके लिया। कौन कौन से वायर है? स्विंग मोटर की न्यूट्रल, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये पंप का वायर है, तो पंप का न्यूट्रल, फिर फैन मोटर का न्यूट्रल, और ये है मेन सप्लाई का न्यूट्रल। सभी न्यूट्रल वायर को यहाँ पर आपस में जोड़ के रखा। अभी यहाँ पर इसको अच्छी तरह से टेप लगा के लेंगे। हो सके तो एक जॉइंट कनेक्टर भी मिलते हैं मार्केट में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। अगर जॉइंट कनेक्टर आपके पास नहीं है तो ऐसे इंसुलेशन टेप लगाना, जॉइंट्स के ऊपर टेप लगाना ना भूले। देखो ये सभी न्यूट्रल को यहाँ पर हमने जोड़ा। अभी फिलहाल इसकी जो स्विचेस है, स्विचेस को जगह पर फिट करके लेना है। सबसे पहले हमने इस वायर को यहाँ पर ऐसे फिट किए, मेन सप्लाई के वायर को उसके जैकेट में फिट किए। अब इसके स्क्रू लेना है, और स्क्रू लेके एक एक स्विच को यहाँ पर हम बराबर ऐसे टाइट करेंगे। तो स्क्रू को टाइट करते समय भी अभी आपको ना यहाँ पर उसको चेक करते रहना है कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्विच है, ये स्विच आपका फैन सिलेक्टर है। तो फैन सिलेक्टर से पहले आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर सबसे पहला स्विच जो है राइट साइड से, ये आपका प्रोग्राम स्विच है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम स्विच लगाएंगे। देखो ये है आपका प्रोग्राम स्विच। तो प्रोग्राम स्विच को जोड़ने से पहले इसका ऑफ पोजीशन कौन सी दिशा में, वो आपको चेक करना है। देखो ये भी ऑफ पोजीशन में, तो ये आपका स्विच ऐसे ही लगेगा। सबसे पहले राइट साइड में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रोग्राम सिलेक्टर लगाया। अभी सेकंड में यहाँ पर फैन सिलेक्टर लगाएंगे। तो फैन सिलेक्टर लगाने के लिए भी पोजीशन आपकी सेम ही है, बस कोई वायर स्क्रू के बीच में ना आए, इतना ही आपको ध्यान देते रहना है। तो सिलेक्टर को पहले जगह पर फिट किया। अभी स्क्रू लेके एक एक स्क्रू को यहाँ पर हम टाइट करेंगे। देखो कैसे किए, वापस एक बार वायरिंग दिखा रहे हो, आपके मन का पूरा डाउट मिटाना है। मेन सप्लाई के वायर में टोटल 3 वायर है। एक फेज जो रेड कलर है फेज, ब्लैक कलर ये है न्यूट्रल, और तीसरा है अर्थिंग ग्रीन कलर। ये जो वायर है ये अर्थिंग है, इसको हम लोग बाद में लगाएंगे। अभी सबसे पहले फेज कहाँ पर गया देखो, तो ये जो रेड कलर का वायर है फेज, ये इस लाइन में दिया यहाँ पर, और यही से एक लूप्स मार के प्रोग्राम सिलेक्टर के लाइन में दिया। अभी प्रोग्राम सिलेक्टर से एक फेज जो जाता है, ये एक फेज आपके पंप में गया, वो 1 नंबर का, और ये जो 2 नंबर का है ये आपने स्विंग मोटर में, और एक तीसरा जंपर दिया। प्रोग्राम सिलेक्टर का वायरिंग हो गया। अभी फैन सिलेक्टर में क्या क्या देखो, 1 2 3 यहाँ पर अपने फैन मोटर के स्पीड को कनेक्ट किया, और एक एल जो आता है आपका मेन स्विच का फेज आता है। इस तरह से वायरिंग कंप्लीट किया, और सभी प्रकार के न्यूट्रल्स जैसे स्विंग मोटर का न्यूट्रल, पंप का न्यूट्रल, मेन सप्लाई का न्यूट्रल, सब प्रकार के न्यूट्रल यहाँ पर ऐसे जोड़ दिए। अभी हम कूलर को स्टैंडिंग पोजीशन पे रख के एक बार चालू करके चेक करेंगे। दोनों स्विच को फिट करने के बाद अभी इसके स्विच को लगाना है। ये स्विच को लगाते समय ज़्यादा मात्रा में प्रेस ना करें, और पीछे से स्विच में हाथ लगाकर उसको फिट मतलब पकड़ के रखें, क्योंकि तुम लोग ऊपर से बटन को प्रेस करने वाले, ज़्यादा मात्रा में प्रेस किया प्लास्टिक है टूट सकता है। तो इसको बराबर ये जो वाइट स्पेस है, इसको बराबर वाइट स्पेस पे यहाँ पर रखा लॉक पे, और धीरे धीरे इसको पुश किए। देखो यहाँ पर गया ऑफ पोजीशन में, नंबर 1 2 3। वापस इसको रिवर्स करेंगे, ऑफ। सेम फैन स्पीड के नॉब को भी लिया, जो प्लेन सरफेस है चपटा
बराबर इसके प्लेन सरफेस पे रखा और पीछे से स्विच को पकड़ के रखना है, फिर ही इसको प्रेस करना है। देखो दोनों भी प्रेस हो गए, नंबर 1 2 3 1 2 3 और ये ऑफ पोजीशन। इस तरह से अभी आपने इसके नॉब को भी फिट किए, बटन को भी लगाया। अभी आपको क्या करना है, वायरिंग कंप्लीट हुआ, आप कैसे मानोगे, कोई भी वायरिंग कंप्लीट होने के बाद मशीन को चलाने से पहले आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी सही है तो ही समझ जाना है कि वायरिंग ओके है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है मतलब आपके वायरिंग में गड़बड़ी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको इसके मतलब दोनों भी स्विच को पहले ऑन रखना है, कहीं पे भी रखो लेकिन ऑन रखो। फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी मेन सप्लाई के वायर के ऊपर कंटिन्यूटी लगा के चेक करो, लाइट जल रहा है मतलब आपका वायरिंग कंप्लीट है। अगर लाइट नहीं जलता मतलब वायरिंग इनकम्प्लीटेड है। जैसे इस स्विच को अगर बंद करो तो लाइट डिम आएगी क्योंकि सप्लाई कंप्लीट नहीं है। अगर लाइट जलती ही नहीं थी तो वायरिंग ब्रेक है। अगर कनेक्शन कंप्लीट है तो कंटिन्यूटी ऐसी फुल जलेगी। कंटिन्यूटी फुल जल रही है मतलब आपका वायरिंग ओके। अभी हम स्विच को पंप को चालू करके देखेंगे। करना है, स्विच ऑन किया। अभी यहाँ से सबसे पहले हम पंप को ऑन करके देखेंगे, बाद में फैन को चलाएंगे। ये आवाज जो आ रहा है ये पंप का आ रहा है, पंप चल रहा है। अभी अगर पंप चल रहा है तो अभी इसके बीच में स्विंग नहीं चल रहे, तो अभी स्विंग आपको स्विंग को भी ऑन करना है, तो उसको सेकंड स्टेप पे लेके जाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्विंग नहीं घूम रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पंप विथ स्विंग पे लूँ तो स्विंग घूमेगा। देखो अभी स्विंग घूम रहा है, अंदर की जो ब्लैक कलर की पट्टी है घूम रही है। अगर उसको थर्ड पे लूँ तो पंप बंद होना चाहिए। अभी पंप बंद, केवल स्विंग चलेगी। और जैसे ही मैं अभी पंखा चालू करूँ तो पंखा चालू करने पर सिर्फ हमें नॉर्मल हवा आएगी। मतलब ठंडी की सीजन में अगर आपको गर्म हवा लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, इस स्विच को स्विंग पे सेट करो, जिससे केवल स्विंग ब्लेड घूमेगा और यहाँ से मोटर चलेगा। अभी हम मोटर के स्विच को ऑन करते हैं। देखो यहाँ पर अभी हवा आ रही है, मतलब आपका कूलर ओके हुआ। ब्लोअर चल रहा है। अभी इसको सेकंड स्टेप पे लेके जाते हैं। अभी इसको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, स्लो घूमेगा। देखो ये आपको यहाँ से भी इफेक्ट समझ में आएगा। अगर मैं इसको सेकंड स्टेप पे रखूँ तो स्पीड थोड़ा और बढ़ेगा, थर्ड पे रखूँ तो और स्पीड बढ़ेगा। अभी बढ़ गया। अभी मान लो कि गर्मी का सीजन है, मुझे ठंडी हवा चाहिए, तो ठंडी हवा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस टैंक के अंदर पानी भरना पड़ेगा। टैंक के अंदर पानी भरा तो अभी ये जो स्विच है, इस स्विच को पंप विथ स्विंग पे रखेंगे। इससे क्या होगा, हवा चारों तरफ खिंचता रहेगा और पंप चालू होने से पानी भी ऊपर चढ़ेगा। अभी पंप भी चालू हुआ, ये हो गया, वायरिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको बंद करेंगे, फिर इसके अंदर पानी भर के रखेंगे। अभी ये स्विंग भी बंद हुआ, पंप भी बंद हुआ, सिर्फ पंखा चलेगा। अभी फैन को भी हम बंद करेंगे, फैन भी बंद हुआ। अभी फैन, ये सब आपने इस तरह से वायरिंग चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो ऐसे हिलते जुलते वायर है ना, इसको सही तरह से टेपिंग करना है, या हो सके तो यहाँ पर ऐसे टेप वगैरह लगाकर उसको फिक्स करके रखना है। क्योंकि ये एक मैकेनिकल पार्ट्स है, तो इसके बीच में वायर फंसने से डेंजरस मतलब कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए ऐसे जो लूज वायर है ना, उसको टाइट करके रखें। उसके बाद अगर मशीन को चलाने से पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर सही तरह से पानी है कि नहीं चेक करना है। तो पानी है कि नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले दिया है, वाटर लेवल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में कम से कम पानी की लेवल ये आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये पानी की लेवल आधे से कम है तो वो पंप के लिए हानिकारक है, जिससे पंप खराब होने के कारण गर्मी में आपको ठंडी हवा नहीं दे सकता। बहुत सारे कस्टमर को ये पता नहीं रहता है कि अंदर पंप पानी का पंप चालू है या बंद है। सिर्फ वो अंदर पानी डाल के रखते हैं और कूलर को चालू करते हैं, अरे हवा आ रही, जो भी हवा आ रही उसी में संतुष्टि पाते, लेकिन असल में ठंडी हवा आती ही नहीं। कैसी आएगी, क्योंकि पंप बंद है। तो पंप बंद कभी होता है, जब इसके अंदर पानी नहीं होता है। तो पानी की सतह या लेवल कम से कम आधे से ज़्यादा रखें, तो इसके लिए वाटर लेवल डिस्प्ले दिया जाता है।
जब आप काफ़ी लंबे समय तक कहीं पे जाते हो और कूलर का अंदर का अगर आपको पानी बाहर निकालना है, पानी बाहर निकालना ज़रूरी है, अगर नहीं निकाला तो ये जो पानी का पंप है, ये पंप के ब्लेड को, इम्पेलर को क्षार या दूषित पानी लगने के कारण वो पंप खराब हो सकता है। तो इसके अंदर के कूलर के पानी को निकालने के लिए यहाँ पर एक आउटर वॉल दिया जाता है, इसको ऐसे खींच दो, खींचने से यहाँ से पानी से निकल जाएगा। कूलर को ऐसे झुकाना है, जो भी गंदा पानी रहेगा यहाँ से इसे निकाल सकते हो। पूरा पानी निकालने के बाद इस बुश को वापस इसके स्टेप्स पे ऐसे रखो और जोर से पुश करो। देखो ये जाके फिट हो गया। अब यहाँ पर ये पानी को लीक नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका कूलर कंप्लीट हो गया। इनलेट वाटर टैंक है, इसके अंदर से हमें पानी भरना है। यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, इस फिल्टर को सर्विस करते समय ये जो छिद्र है इसके ऊपर गरम मतलब बॉइल गरम गरम पानी डालना है, जिससे ये होल जो ब्लॉकेज होते हैं ना, वो ब्लॉकेज मिट सकता है। अभी यहाँ पर ये पाइप को लगा के लेना है, पानी के पंप के पाइप को। फिर ये जो ट्रे है, इस ट्रे को बराबर इसकी जगह पर ऐसे फिट करके लें। देखो अभी ये फिट हो गया। अब यहाँ पर स्क्रू लगा के लेना है। इस पानी के फ्लो को अगर आपको सेट करना है, कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर एक कंट्रोलर नॉब दिया जाता है। पानी का प्रेशर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उसके लिए दिया जाता है। अगर पानी का प्रेशर आपने ज़्यादा रखा तो पानी मतलब कूलर के बाहर आने की संभावना हो सकती है। तो हमेशा इस नॉब को ना ऐसे मीडियम पोजीशन पे रखिए, ना लो रहना चाहिए ना हाई रहना चाहिए। इसको बराबर ऐसे मीडियम पोजीशन पे फिट करें। मतलब इस पाइप से जो भी पानी आएगा ना, ये पानी मीडियम गति में आएगा और कूलर के ऊपर गिरता रहेगा, मतलब खसखस के ऊपर गिरता रहेगा। ये सब फिट होने के बाद अभी हम इस टैंक को फिट करके लेना है। खसखस पैड को फिट करके लेना है। खसखस पैड को फिट करने के लिए सेम जैसे इसके लॉक दिए गए, इस लॉक में इसको रखना है। को सही तरह से लगाएं। तरह से अभी हम इसमें, ये मैंने ठंडा पानी फ्रिज में रखा था, ये ठंडा पानी हम या नॉर्मल पानी भी आप इसके अंदर भर सकते हो। और पानी लगेगा इसमें क्योंकि वाटर लेवल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। देखो अभी कूलर कैसे वर्किंग होता है और कैसे ठंडी हवा मिलती है अभी आपको दिखाएंगे। देखो मैंने इस स्विच को ऑन किया है। अभी यहाँ से जो कूलर का जो स्विच है ना, इस कूलर के स्विच के फैन को अभी फिलहाल हम चालू करेंगे। फैन चालू हुआ। अभी हम यहाँ से प्रोग्राम स्विच को चालू करेंगे। पंप विथ स्विंग करना है 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस। आप थर्मामीटर पे देख रहे हो, फिलहाल इसका टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस इस रूम का। अभी अगर यही सेंसर मैं इस ग्रिल के सामने रख दूँ तो यहाँ का टेम्परेचर अभी हमें कितना ठंडा मिलता है यहाँ पर देखने में दिखाई देगा। धीरे धीरे टेम्परेचर कम कम होते जाएगा। इस कूलर के द्वारा आप लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तक हवा को ठंडा कर सकते हैं। लगभग आपका एसी जितना ठंडी हवा देता है उतना ही ठंडी हवा कूलर भी देगा। बस जैसे एसी को आप एक किसी बंद रूम में लगा देते हो, वैसे कूलर को भी ज़्यादा ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए बंद रूम में रखना होता है, ताकि वही ठंडी हवा रूम में सर्कुलेशन होने से आपकी रूम अधिक मात्रा में ठंड हो सकती है। यहाँ से देख रहे हो कि ये जो खसखस पैड है, इस खसखस पैड के ऊपर देखो ऊपर की ओर से पानी आ रहा है। ऐसे बूंद 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 करके ये पूरा खसखस पैड पानी के कारण भीग जाता है और भीगने से यही खसखस पैड में से हवा
जब गुजरती है तो पानी की बूंदें अपनी ठंडी का स्पर्श गर्म हवा को देती है और गर्म हवा ठंड में बदलकर आप तक पहुंचती है, आपके रूम तक पहुंचती है और आपकी रूम लगभग एसी के बराबर ठंडी हो जाती है। इस खसखस पैड के ऊपर सबसे पहले फ़िल्टर लगाना ना भूलें। अभी मैं आपको ट्रायल बेस पे वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, पानी कैसे फ्लो होता है, ये दिखाने के लिए फ़िल्टर निकाला था। तो अभी हम इसका फ़िल्टर भी लगा के लेंगे। फ़िल्टर को लगाने की प्रक्रिया देखो कैसे। फ़िल्टर अपनी जगह पर बराबर आ चुका है। अभी फ़िल्टर लगाने से क्या होगा कि जो भी हवा इस पीछे वाले स्थान से जो भी हवा कुछ खींची जाएगी, तो हवा में कोई भी अगर धूल मिट्टी डस्ट मॉइस्चर होगा तो ये फ़िल्टर उसको पहले ही रोक देगा और सिर्फ हवा को आगे भेजेगा, जिससे वो गर्म हवा पानी की बूंदें लेकर ठंड में बदल जाएगी और आपका रूम जल्दी ठंडा होगा। पर देख सकते हो कि लगभग रूम तापमान सही तरह से आ चुका है। इसी तरह से ये एयर कूलर की सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन और वायरिंग, फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सर्विसिंग की आवश्यकता है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो आप हमें निश्चिंत कॉल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दे दिया है। आपके घर तक आपको विजिट दी जाएगी और आपकी मशीन ठीक करके मिलेगी। तो इसी तरह से कुछ अलग अलग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।